तो चलिए दोस्तों, जैसा कि सत्ता की साझेदारी इस चैप्टर को पढ़ रहे थे और कल हमने सत्ता के पृथक्करण को समझा था कि मॉन्टेस्क्यू ने सत्ता पृथक्करण का सिद्धांत दिया था कि सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास ना रखो, बल्कि उसको अलग अलग जगहों पर बांट दो। और इसी के आधार पर हमने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अवधारणा को समझा था। आज हम सत्ता पृथक्करण के सिद्धांत एक व्यक्ति जिनका नाम डायसी, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद जो एनसीईआरटी आपका मूल रूप से उसने जो सत्ता पृथक्करण के सिद्धांत को समझाने के लिए जो दो घटनाएं दी हैं, उन दो घटनाओं को हम समझेंगे। तो सबसे पहले फिर सत्ता पृथक्करण को कम शब्दों में समझते हुए फिर जहाँ हम कल अपना चैप्टर को समाप्त किए थे वहाँ पर आते हैं। जैसा कि मॉन्टेस्क्यू ने यह कहा था कि जो राजा होता है उसके पास सारी शक्ति होती है, कानून बनाने का अधिकार उसके पास होता है, उस कानून को लागू कराने का अधिकार होता है। यदि कोई उसकी कानून का उल्लंघन करे तो दंड देने का भी अधिकार किसको होता है? राजा को होता है। मॉन्टेस्क्यू ने ऐसा कहा कि आप ऐसा मत कीजिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? चुनाव कर रहे हैं और चुनाव करके मिस्टर ए को जो है राजा का काम दे रहे हैं। यदि मिस्टर ए को राजा का काम दे रहे हैं तो राजा की शक्तियां पूरा उनको मत दीजिए। ऐसा मत इनको दीजिए कि मिस्टर ए है, ये राजा काम करेंगे तो कानून बनाएंगे, ये क्या करेंगे, विधि का निर्माण करेंगे, कानून को लागू करवाएंगे और दंड भी देंगे या न्याय करेंगे। ऐसा मत कीजिएगा। तीनों शक्तियां यदि एक व्यक्ति के पास रख देंगे तो तानाशाह हो जाएगा। और उन्होंने अवधारणा दी कि इसको जो है आप मुख्य रूप से तीन भागों में बांट दीजिएगा। और इसी के अनुसार मॉन्टेस्क्यू ने विधायिका, मैं लिख दूं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस तीन चीजों का उन्होंने बात कही कि शक्ति पृथक्करण जो इन तीन भागों में करो। राजा के पास तीनों शक्ति होती थी, अब तीनों शक्ति मत करो। विधायिका, जिसका काम होगा विधि का निर्माण करना, इनका काम होगा विधि को क्रियान्वयन करना, उसको लागू करवाना। इनका काम होगा विधि के उल्लंघन पर, जो विधि का उल्लंघन करे उसको दंड देना या न्याय करना, इनका काम रहेगा। ये मॉन्टेस्क्यू था, जो कौन था? मॉन्टेस्क्यू। जो मॉन्टेस्क्यू था उसने ऐसा कह दिया। मॉन्टेस्क्यू तो ऐसा बोलकर चला गया। जब मॉन्टेस्क्यू ने ऐसा कहा तो भाई बहुत सारे विचारधारक थे, बहुत सारे दार्शनिक थे, अपने अपने विचारधाराएं, अपने अपने मत दे रहे थे। तो उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था डायसी। अब ये भाई क्यों चुप रहे? डायसी भाई साहब, डायसी ने भी कुछ कहा। कुछ लोग इसको डायस कर देते हैं, डायसी थे तो डायसी भाई क्यों चुप रहे? इन्होंने भी कुछ कहा। इन्होंने कहा ये तो ठीक है, इनका काम होगा कानून बनाना, इनको लागू कराना, दंड देना। उन्होंने ये कहा कि अगर ये तीनों मिलकर एक हो जाएं, हमने राजा का एक शक्ति थी, हमने तीन भागों में बांट दिया। डायसी ने ये कहा कि यदि मान लो ये तीनों मिलकर एक हो जाएं और एक होकर राज्य पर, देश पर, समाज पर नियंत्रण कर ले, या ये तीनों मिलकर तानाशाह हो जाए। ये बोलेगा भाई तो वैसा ही कानून बना जैसा हमको पसंद है, ये उसी तरीके से ये लागू कराएगा जैसा ये कहे। और ये भी न्यायपालिका जो है, जो जजेस हो, जो जज हो, न्यायाधीश हो, वो इनके साथ मिल जाए कि कोई भी कानून बनाओगे हम उसको अवैध नहीं करेंगे। मान लो तीनों मिल जाए, अब तीनों मिलकर तानाशाह हो जाए तो क्या होगा? तो उसके लिए डायसिन ने अपना मत दिया। डायसिन ने दो तीन मत दिया। पहला उन्होंने मत दिया, क्या दिया कि तीनों एक होकर तानाशाह ना हो, तीनों एक होकर तानाशाह ना हो, या कह सके गैर लोकतंत्र ना है। इसके लिए डायसी ने कुछ चीजें कहा। पहला, डायसी ने यह कहा कि विधि सर्वोच्च करो। पहले उन्होंने कहा कि विधि को सर्वोच्च करो। उन्होंने कहा कि विधि सर्वोच्च रहेगी। विधि सर्वोच्च रहेगी क्या मतलब? उन्होंने कहा
कि विधि से बढ़कर, विधि यानी कानून, कानून को सर्वोच्च करो कि कानून से बढ़कर कोई नहीं रहेगा, कानून से बढ़कर ये भी नहीं रहेंगे, कानून से बढ़कर ये भी नहीं रहेंगे, कानून से बढ़कर ये भी नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि जो कानून बनाता है, कानून भी उससे बढ़कर रहेगा, कानून जनता से भी बढ़कर रहेगा, कानून सबसे बड़ा रहेगा। यानी जो विधि रहेगा ये सर्वोच्च रहेगा, इससे सर्वोच्च कोई नहीं रहेगा। यानी मिस्टर, अगर ये ए है, ठीक है, मिस्टर ए है, यदि ये संविधान बना रहे हैं या ये कोई कानून बना रहे हैं, संविधान बना रहे हैं, कानून बना, कुछ भी बना रहे हैं, एक बार कानून बन जाए, एक बार संविधान बन जाए, तो ये क्या सर्वोच्च कौन रहेगा? मिस्टर ए सर्वोच्च रहेंगे जिन्होंने संविधान में लिखा, संविधान बनाया। मिस्टर ए सर्वोच्च रहेंगे जिन्होंने कानून बनाया? नहीं। सर्वोच्च कौन रहेगा, सबसे ऊंचा कौन रहेगा, सुप्रीम कौन रहेगा? ये कानून रहेगा, ये विधि रहेगा, ये नहीं रहेंगे। कल कर मिस्टर ए ने इन्हीं कानूनों का उल्लंघन किया तो इस कानून के आधार पर मिस्टर ए को भी दंड दिया जाएगा। ये किसने कहा? डायसी ने कहा। लोगों को बात थोड़ी सी सही भी लिखी, हाँ बात सही है, सबके लिए विधि, उन्होंने बात सबको सही लगा कि विधि सर्वोच्च होनी चाहिए, विधि से बढ़कर कोई ना हो। राजाओं महाराजा समय वही सर्वोच्च होते थे। जैसे अगर आपने बाहुबली मूवी को देखा होगा तो उसमें जो श्री कामी होती है, हमेशा डायलॉग उनका सुना होगा कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। यानी वो जब चाहे तब कानून बना सकती हैं, जब चाहे कानून को तोड़ सकती हैं। तो क्या था, वो उनके लिए विधि सर्वोच्च नहीं थी, वही सर्वोच्च थी। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, विधि सर्वोच्च होगी। पहला डायसी ने कहा, फिर डायसी ने और दो चीजों कहा। डायसी ने एक तो कह दिया कि विधि सर्वोच्च होगी, दूसरा भी कहा, दूसरा डायसी ने कहा विधि समान होगी। यानी जो विधि होगा, जो कानून होगा, वो सबके लिए क्या होगा, समान होगा। इनके लिए भी समान होगा, इनके भी लिए समान होगा, इनके भी लिए भी समान होगा। और विधि के उल्लंघन पर सबको दंड मिलेगा, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे जनता हो, चाहे विधि को बनाने वाला ही क्यों ना हो। यदि कोई ऐसा कानून बन जाए, कोई व्यक्ति किसी को हत्या कर दे, तो चाहे हत्या ये नेता करे, चाहे कोई अधिकारी करे, चाहे कोई जज करे, विधि अगर है कि हत्या करने पर उसको उम्र कैद होगी, तो विधि सबके लिए समान है, सबको विधि के अंतर्गत लाया जाएगा। डायसी ने ये कहा, लोगों ने माना ठीक है, हम इसको भी मानते हैं। और तीसरा डायसी ने क्या कहा, ठीक है, विधि सर्वोच्च होगी, विधि समान होगी। और तीसरा उन्होंने कहा विधि का शासन होगा। किसका शासन होगा? विधि का शासन। उन्होंने कहा कि जो शासन होगा विधि का शासन होगा, व्यक्ति का शासन नहीं होगा। लोगों ने कहा कैसी बात कर रहे हो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो लोगों का शासन होता है, लोगों में तो व्यक्ति का शासन होता है, व्यक्ति का शासन है तो विधि का कैसे शासन होगा? डायसी ने कहा नहीं, हम मानव है, हमारा भावनाएं है, व्यक्ति बदल सकता है, विधि नहीं बदलता। विधि को बदलने के लिए विशेष बहुमत चाहिए, विधि को बनाने के लिए विशेष बहुमत चाहिए, ठीक है। विधि का शासन, उन्होंने कहा कि विधि का शासन रखो। अब विधि का शासन रखो का क्या मतलब है, उसको समझाता हूं। उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए। तो उन्होंने अच्छा समझाया। उन्होंने कहा देखो, यदि व्यक्ति का शासन होगा तो व्यक्ति जो चाहे अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। जैसे यदि मान लीजिए मिस्टर ए, फिर से ले लीजिए मिस्टर ए है, यदि मिस्टर ए का शासन है तो मान लीजिए कानून था, किसी व्यक्ति ने हत्या किया, उसको मान लो उम्र कैद होना चाहिए, आजीवन कारावास, उसको हमेशा जीवन भर जेल में रखना है। मान लीजिए उसके बेटे ने किसी को हत्या कर दिया, उसके जान पहचान के किसी दोस्त ने, किसी रिश्तेदार ने किसी की हत्या कर दी। अब जो कि मिस्टर ए का शासन है तो कहेंगे छोड़ो जाने दो, उसको ऊपर 50,000 का जुर्माना लगा दो, गलती से हो गया, बात हटा दो। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि किसका शासन था? व्यक्ति का शासन था कि विधि का शासन है? विधि का शासन है।
कुछ एग्जाम्पल तौर पे आप लेकर समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप लोग को समझाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको लेकर आते हैं, जैसे कि सलमान खान ले लीजिए। उस समय हम साथ साथ हैं जयपुर में एक मूवी की शूटिंग हो रही थी सलमान खान का, और उस समय सलमान खान ने किसी जानवर को गोली से मार दिया था। लेकिन आज तक आप देख सकते हैं किसका शासन है? व्यक्ति का शासन तो है नहीं भारत में, शासन किसका है? विधि का शासन है। और विधि के शासन की वजह से आज तक जो सलमान खान है उनके ऊपर विधि पीछे पड़ी हुई है और बाकायदा उनको हर समय कोर्ट में उनको जाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि विधि का शासन है, व्यक्ति का शासन नहीं। व्यक्ति का शासन होता तब तक रफा दफा हो गया, लेकिन विधि का शासन है। और विधि क्या कहती है कि विधि सबके लिए समान होगा। विधि का शासन विधि समान होगा। और क्या कहता है? विधि सर्वोच्च होगा, यानी विधि से बढ़कर कोई नहीं होगा, विधि सबके लिए समान होगा और विधि सर्वोच्च होगा। ये डायसी ने कहा। कुछ और एग्जांपल ले लिए, जैसे विधि सबके लिए समान हो, जैसे जयललिता ले लीजिए, जो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रह गए, जिनको अम्मा कहा जाता था। उनको सुप्रीम कोर्ट ने, किसी कोर्ट ने 2 साल से ज्यादा का सजा दे दिया था। और हमारे देश में कानून है, किसी व्यक्ति को 2 साल से ज्यादा यदि सजा मिल जाए तो अपने गांव का प्रधान तक नहीं रह सकता। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो छोड़ दो, 2 साल से ज्यादा सजा मिला। उनकी पार्टी थी, तमिलनाडु में चुनाव लड़ा, बहुमत मिला और वहां के सभी लोगों ने क्या किया, जो जयललिता थी उनको मुख्यमंत्री पद पर उनको बैठा दिया। सुप्रीम कोर्ट आ गया, उतार दिया उनको मुख्यमंत्री पद से, कहा यह नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि किसका आवाज नहीं चल सकता। उन्होंने कहा हम मुख्यमंत्री बने, जनता ने हमको चुना है, हमारी पार्टी को बहुमत मिला है, लोकतंत्र है, लोगों का शासन है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र नहीं है, ये भीड़ तंत्र है। क्योंकि जहां पर भीड़ तंत्र में विधि का शासन नहीं होता है, लोकतंत्र में विधि का शासन होता है। लोकतंत्र में विधि का शासन होगा, लोकतंत्र में विधि समान रहेगा, लोकतंत्र में विधि सर्वोच्च रहेगा। तो कहा विधि का शासन है, और जब विधि का शासन है तो विधि सबके लिए समान है। कानून है तो आपके लिए भी कानून है। और विधि जब समान है तो विधि सर्वोच्च भी है, विधि से बढ़कर कोई नहीं है। आप हम कोई नहीं है, उतार दिया मुख्यमंत्री पद से, बनने नहीं दिया। तो ये डायसी ने कहा। तो डायसी ने कहा कल के तीनों आपस में मिलकर गलत काम ना करें कि तानाशाह ना हो जाए, गैर लोकतांत्रिक काम ना हो। इसलिए 3 चीज को आप रखो, विधि का शासन, विधि समान, विधि सर्वोच्च। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब लोगों को मन में एक चीज तो नहीं समझ में आ रहा होगा, वो नहीं समझ आ कि सत्ता की साझेदारी क्यों करें। यहाँ चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। तो सवाल उठता है क्यों सत्ता की साझेदारी करना है, तो क्यों सत्ता की साझेदारी करें? सत्ता को बांटने से इससे तो देश तो बिखर जाएगा, देश तो कई भागों में टूट जाएगा। लोग कहते हैं नहीं, सत्ता को बांटने से देश टूटेगा नहीं बल्कि देश मजबूत होता है। कैसे होता है? इसका हम 2 कहानी लेते हैं। ये घटना है, कहानी नहीं है। एक घटना हम लेते हैं बेल्जियम की, और दूसरा लेते हैं श्रीलंका। श्रीलंका को तो परिचय देने की जरूरत नहीं है, ये कहाँ पर है। बेल्जियम जो है ये यूरोप में है, इसकी सीमा नीदरलैंड, फ्रांस, इन सभी देशों से लगती है। जो बेल्जियम जो देश है, इसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ से थोड़ी कम है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी कम है, यानी हरियाणा के राज्य से इसकी आधी आबादी है। बेल्जियम के क्षेत्रफल में यह हरियाणा राज्य जितना बड़ा है। जो हमारी ये भारत है, आप सपोज कर लीजिए भारत है, तो यहाँ पर आपका हरियाणा है छोटा सा,
इधर कर, इधर तो दिल्ली है आपका, छोटा सा ये हरियाणा हो गया। तो हरियाणा जितना बेल्जियम है, और हरियाणा के आधे आबादी जितने इसकी आबादी है, ये यूरोप में पड़ता है। अब देखिए इसका समाज को समझे कि इसका समाज कैसा है। इसका समाज कैसा है, जो बेल्जियम है, इस बेल्जियम की जो आबादी का जो 59% लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं, ठीक। 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और 1% जो लोग हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं, ठीक है। ये बेल्जियम की कहानी है। श्रीलंका की यदि कहानी ले लें तो श्रीलंका की आबादी कैसी है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं थोड़ा सा ये आंकड़े जैसे इनका लिया हूँ, थोड़ा सा मैं श्रीलंका का भी कुछ आंकड़े ले लूँ, क्योंकि आंकड़े रहते हैं तो बात ज़्यादा प्रामाणिक लगता है, इसकी बजाय की बात को हवे में कहा जाए, ठीक है। तो हालांकि इन सब चीज़ों को आप याद करने मत बैठिएगा, याद करके कोई फायदा नहीं है। देखिए श्रीलंका को आप जरा आंकड़े समझिएगा। श्रीलंका की आबादी है 2 करोड़, इसकी आबादी है 2 करोड़। और जो कि 2 करोड़ आबादी है, तो 2 करोड़ की आबादी में 74% लोग यहाँ पर 74% जो लोग हैं सिंहली है, ठीक है। क्या है? सिंहली है, देख लो सिंहलियों का है, ठीक है, सिंहलियों का है। 74% सिंहलियों का है। उसके बाद जो है 18% जो लोग हैं यहाँ पर तमिल है। अभी मैं समझा रहा हूँ, बस मैं डाटा को लिख रहा हूँ, समझिएगा थोड़ा बात को। तमिल है। सिंहली जो कि वहाँ के मूल निवासी हैं, जैसे हम भारतीय हैं वैसे वहाँ के सिंहली वहाँ मूल निवासी। तमिल भी वहाँ के नागरिक है, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा बटा हुआ है एक तरह से, ये भी नागरिक है वो भी नागरिक है, बस आबादी या ऐसा धर्म से समझिए। जैसे हिंदू भी भारत के नागरिक है, मुस्लिम भी भारत के नागरिक है, लेकिन हिंदू की आबादी ज्यादा है, मुस्लिमों की आबादी कम है। वैसे वहाँ पर सिंहलियों की आबादी ज्यादा है, वहाँ पर तमिलों की आबादी कम है। अब ये जो तमिलियन है उसमें 2 तरह की तमिलियन है। एक 13% वहाँ के मूल तमिल है, 13% मूल तमिल है, और 5% जो है भारतीय तमिल है। अब ये भारतीय तमिल वहां क्यों गए? जब श्रीलंका अंग्रेजों का गुलाम था उस समय हमारे भारत से बहुत सारे लोगों को श्रीलंका ले गया गया खदानों में, बागों में काम करने के लिए। तो उनके संतानें आज भी वहां पर है, तो उनकी आबादी 5% है। 74% है और 18% है। और इसके साथ साथ जो आबादी देख लें और ईसाई, उसके बाद जो है 7% लोग ईसाई हैं, ईसाई, ठीक। अब देखिएगा इनकी स्थिति क्या है, दोनों की स्थिति जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो सिंगली है ये सिंगली भाषा बोलते हैं, ये जो है ये तमिल भाषा बोलते हैं, और ये दोनों भाषा बोल सकते हैं। ये जो है दोनों भाषा बोल सकते हैं, ये सिंगली भी बोल सकते हैं, तमिल भी बोल सकते हैं, ये केवल तमिल बोल सकते हैं और ये केवल सिंगली बोल सकते हैं। और यहाँ पर आबादी इस तरीके से। अब दोनों कहानी जो दोनों से समझने का प्रयास कीजिएगा। होता क्या है, जो आपका श्रीलंका है ये 1948 में आजाद हुआ। जब आजाद हुआ तो इन्होंने भी अपने देश में लोकतंत्र रखा कि भैया हम भी लोकतंत्र रहेंगे, ठीक है। लोकतंत्र हुआ, देश में क्या हुआ, चुनाव हुआ, चुनाव हुआ। अब बताओ जब चुनाव होगा तो इसमें से किसकी आबादी ज्यादा आपको दिख रही है? इसमें से आपको किसकी आबादी ज्यादा दिख रही है? इसमें से इनकी आबादी जो कि ज्यादा दिख रही है। जब इनकी आबादी आपको ज्यादा दिख रही है तो स्वाभाविक सी बात है इनका वोट ज्यादा होगा। इनका क्या, वोट ज्यादा। अब जब वोट ज्यादा होगा तो सरकार किनकी बनेगी, इनकी बनेगी। और इन लोगों ने सरकार बना लिया। और जब सरकार इन लोगों ने बना लिया तो सरकार बनाने के बाद क्या हुआ, जो सरकार है उन सरकारों को भी लगा यार हम तो सत्ता में आए तो इन सिंगलियों के दम पे आए, इन्होंने लोगों ने हमको वोट दिया, तो जितना भी इन लोगों ने काम किया सारा सारा काम इनके लिए किया, सारा काम इनके लिए किया, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर दिया, विशेष रूप से तमिलों को नेग्लेक्ट कर दिया, इनको नेग्लेक्ट। और क्या किया, फिर उसके बाद कुछ कानून लाए, कुछ बदलाव किए संविधान में,
यहाँ तक कि उन्होंने ऐसा किया कि जो सिंगली भाषा है उसको सिंगली को राज्य की भाषा या मैंडेटरी भाषा घोषित कर दिया। उन्होंने ये कह दिया भाई किसी को भी श्रीलंका में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, क्योंकि 1948 के बाद के समय उस समय यूनिवर्सिटी होते थे, पढ़ाई लिखाई शिक्षा का केंद्र। किसी को भी सरकारी नौकरी लेना है तो उसके लिए उसको सिंगली भाषा आना चाहिए। सिंगली भाषा नहीं आएगा तो उसको क्या सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, उसको यूनिवर्सिटियों में एडमिशन नहीं मिलेगा। और बहुत सारे उसके साथ साथ जो कि ये जो सिंगली थे, ये धर्म इनका था बौद्ध धर्म। सरकार ने बौद्ध धर्म को खूब प्रचार प्रसार किया, बढ़ावा दिया, बहुत सारी चीजों किया। और इनको जो है नेग्लेक्ट करने लगे, इनको नेग्लेक्ट करने लगे। ये ईसाई थे तो इनको दोनों भाषा आती थी तो ये मैनेज कर लेते थे यूनिवर्सिटी में नौकरी में अपने आप को। इनको बड़ा तकलीफ होने लगा, इनको लगा यार कि हम तमिल भाषा बोलते हैं तो क्यों हमको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, हम तमिल भाषा बोलते हैं तो हमको क्यों हमको नौकरी नहीं दी जा रही है, हम हमारा धर्म हिंदू धर्म है तो क्यों हमको जो है हमारी सरकार हमारे धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर रही है। इनका कोई भी विकास नहीं करती थी। जैसे 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 समय बीतता गया इनके अंदर आक्रोश बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और जब आक्रोश बढ़ा तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है आक्रोश बढ़ा और आक्रोश बढ़ने से यहाँ पर गृह युद्ध का समय चला। अब गृह युद्ध का हुआ उसको देखिए, देखिए 1956 में, इस डेट को मैं लिख दे रहा हूं इधर, 1956 में ये जो सिंगली था राज्य भाषा, राज्य भाषा सिंहली, ठीक है, क्या हुआ सिंहली, इसको मैं लिख दूं सिंगली। तो राज्य भाषा जो है सिंगली को बना दिया गया, ठीक है। एकमात्र राज्य भाषा इसको 1956 में सिंगली को बना दिया गया, जिससे लोगों का आक्रोश फूटा। उसके बाद कुछ समय जब बीता तो और गृह युद्ध होने लगा। अब गृह युद्ध क्या होता है उसको मैं बता देता हूँ, पहले देख लू कब हुआ था गृह युद्ध आपका, 1980 देख लिए। अब देखिए, अब थोड़ा सा देखिए, 1956 में राज्य भाषा घोषित कर दिया। 1980 तक क्या हुआ, 1980 तक, 1980 तक इन सब में एकदम खूब इन लोगों में खूब असंतोष आ गया था कि सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है, सरकार हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहती है। ये सारी चीजें इन लोगों के मन में आ गया था। अब 1980 में गृह युद्ध का प्रारंभ होता है। गृह युद्ध का प्रारंभ होता है। अब ये गृह युद्ध क्या होता है, गृह युद्ध का मतलब होता है एक ऐसी लड़ाई जो जनता और सरकार के बीच में हो, यानी एक ऐसा लड़ाई जो जनता और सरकार के बीच में हो, जो हिंसक लगे, जो लड़ाई जैसा लगे, उसको हम गृह युद्ध आमतौर पे कहते हैं। यानी जनता है, हम कह लें जनता और सरकार के बीच में एक ऐसी लड़ाई जो सालों से चल रही है, जो हिंसक लगे, युद्ध जैसा लगे, उसको गृह युद्ध कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो लोग थे जो कि सत्ता में यही बैठे थे, ये जो लोग थे सत्ता में कौन बैठा था, अब ये जो थे इनसे लड़ते थे, संघर्ष करते थे, आंदोलन करते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। तो 1980 में गृह युद्ध चला। अब गृह युद्ध से खूब श्रीलंका में तबाही हुई, खूब बर्बादी हुई। और ऐसा हो गया श्रीलंका में कि जो श्रीलंका था, ये आपका जो श्रीलंका था, श्रीलंका का ये जो क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र, इन क्षेत्र इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इस क्षेत्र के लोगों ने स्वतंत्र देश की मांग कर दी। उन्होंने कहा भैया अब हमको जो है स्वतंत्र देश बना दो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। और इसके लिए एक पार्टी थी, उस पार्टी का मुझे नाम नहीं याद रहा एक में, हाँ, स्वतंत्र तमिल ईलम, स्वतंत्र तमिल ईलम एक पार्टी थी जिसका नाम था, मैं इधर लिख दूं, ये था ना, हाँ, स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार, यानी स्वतंत्र देश की तरह मांग की बना के, और सरकार ने इनको नेग्लेक्ट किया। और 1980 से लेकर वर्ष 2009 तक गृह युद्ध चला।
और वर्ष 2009 में गृह युद्ध समाप्त हुआ। गृह युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। तो क्यों गृह युद्ध हुआ? लोगों ने खूब संघर्ष किया, खूब लड़ाइयाँ लड़ी, हजारों लोग की जाने गई, बहुत सा संपत्ति का नुकसान हुआ, सब कुछ हुआ। यहाँ तक कि इतना सारा छोटा देश है, इन्होंने कहा दिया कितने हिस्से को हमको खुद का एक देश बना दो, हम खुद का देश बना चाहे। 1980 में लोगों ने संघर्ष किया कि हम तुम्हारे देश में नहीं रहे, हमारा खुद का देश रहेगा, क्योंकि 18% आबादी इधर रहती थी। उन्होंने खुद का देश बनाने की मांग कर दी। ये श्रीलंका में ऐसा हुआ। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि इनकी आबादी ज्यादा थी, वोट इनको ज्यादा मिला, इन्होंने इस पे काम करना बंद कर दिया, लोगों को बेगानेपन का महसूस होने लगा, और जो वोट इनको ज्यादा मिला था इसलिए जो भी काम किया इन लोग के लिए किया, इनकी सरकार ने सिंगलों के लिए किया, इनको दरकिनार कर दिया, अलग देश की मांग की। खूब संघर्ष हुआ, खूब हिंसा हुआ, हजारों लोगों की जान गए। ये सारी चीजें कहाँ पर हुई? श्रीलंका में हुई। अब चलते हैं बेल्जियम में क्या हुआ उसको देख लेते हैं। लेकिन उसको देखने से पहले यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो पहले आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, चलिए अब जो है हम थोड़ा सा बेल्जियम में देखते हैं। देखिए बेल्जियम में चलते हैं। अब थोड़ा सा बेल्जियम में थोड़ा सा और आंकड़ा हम थोड़ा सा ले लें। देखिए बेल्जियम में थोड़ा सा हम और आंकड़े को ले लें। ये बेल्जियम की स्थिति थी। बेल्जियम की राजधानी थी ब्रुसेल। ब्रूस ये क्या था? ये जो था बेल्जियम की राजधानी थी। अब जो बेल्जियम की राजधानी थी वहां के बेल्जियम की राजधानी में 80% जो थे वो फ्रेंच थे, और 20% जो थे वो डच थे। ध्यान दीजिएगा, पूरे आबादी में डचों की आबादी सबसे ज्यादा थी, लेकिन राजधानी में डच 20% थे। पूरे देश की आबादी में जो फ्रेंच थे वो 40% थे, लेकिन राजधानी में ये 80% थे। तो ऐसा क्या था कि जो ये फ्रेंच थे, फ्रांस के रहने वाले फ्रेंच थे, ये समृद्ध थे। समृद्ध समृद्ध समझते हैं? विकसित थे, सब कुछ था इनके पास, गरीब नहीं थे। लेकिन ये जो लोग थे ये गरीब थे, गरीब थे। अब जब गरीब थे तो यहाँ पर भी लोकतंत्र आया, यहाँ पर भी चुनाव हुआ। जब यहाँ पर लोकतंत्र आया, यहाँ पर भी जब चुनाव हुआ, अब जो कि इनकी आबादी सबसे ज्यादा है, तो आपको भी लगता है श्रीलंका जैसे यहाँ पर भी हाल हुआ होगा कि इन लोगों ने विद्रोह किया होगा, या नहीं छोटे लोगों ने विद्रोह किया होगा, या हमको तो कुछ मिलता नहीं है, या इन लोगों ने विद्रोह किया। नहीं, ऐसा नहीं किया। यहाँ पर क्या हुआ, जब चुनाव हुआ, अब जो सरकार आई, तो सरकार ने क्या किया, जब संविधान अपने यहाँ बनाया, जब इन लोगों ने क्या किया, अपने यहाँ संविधान बनाया, चुनाव हुआ। जब चुनाव हुआ तो चुनाव के समय 1950 और 1960 के दशक, ये 10 वर्षांत दोनों में संघर्ष हुआ, तनाव थोड़ा बढ़े। यार इनके ये तो बड़े समृद्ध है, इनके पास तो बहुत चीज है। ये जो डच लोग थे ना, ये फ्रांसीसी को देखते थे, यार तुम्हारे पास तो सब कुछ है और तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम बहुत विकसित है। थोड़ा सा तनाव हुआ, थोड़ा सा संघर्ष हुआ। संघर्ष है हम भी तुम्हारे जैसा हो जाए, हम भी तुम्हारे जैसे पढ़ लिख ले, हम भी तुम्हारे जैसा हो जाए। संघर्ष यहाँ तक 1950 से 60 तक चला। सरकार को पता चल गया कि इनमें असंतोष, एक तरह से असंतोष बढ़ रहा है, अभी पूरा फूटा नहीं, थोड़ा थोड़ा बहुत हो रहा है। तो सरकार ने इसको उसी समय सावधान करने का कोशिश कर लिया। कहाँ की सरकार? बेल्जियम की सरकार ने। और बेल्जियम की सरकार ने क्या किया, 1970 से लेकर 1973 तक बेल्जियम सरकार ने क्या किया, 1970 से लेकर 1993 तक, 73 नहीं 93 तक उन्होंने अपने देश के जो संविधान था, क्या था? संविधान था, उन्होंने वहां पर 4 बार संशोधन किया। संशोधन समझते हैं? जैसे मान लिए ये संविधान है, तो संविधान मान लीजिए ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं। संशोधन का मतलब है इसमें से कुछ चीजें को हटा देना, या हो सकता है कुछ चीजों को
जोड़ देना कि कुछ चीजों को जोड़ देना, या हो सकता है कुछ चीजों को जोड़ देना, कुछ चीजों को हटा देना। 3 चीज हो सकता है, या तो कुछ चीजों को आप हटा दो, कुछ चीजों को जोड़ दो, या कुछ चीजों को हटा दो जोड़ दो, हो सकता है। ठीक है, तो बेल्जियम सरकार ने 4 बार संशोधन केवल इस बार कर दिया कि हमारे देश में जो ये लोग हैं, ये 59% डच है, 40% फ्रेंच है, 1% जो जर्मन लोग हैं, उनको बेगानेपन का महसूस तो नहीं हो रहा है, वो दुख तो नहीं है उनको किसी चीज का लेकर, नहीं, उनके पास तो बहुत पढ़े लिखे, उनके पास तो विशेष अधिकार है। उन्हें 4 बार संशोधन केवल इस बार कर दिया कि हमारे देश में जो लोग रहे वो संतुष्ट रहे, कोई किसी के अंदर देश भावना या बेगानेपन का महसूस ना हो कि हम तो बड़े गरीब है, हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला, हमको इस चीज का मिल ही नहीं रहा, श्रीलंका जैसा ना हो। उन्होंने केवल 4 बार संशोधन इस बार कर दिया। और देखो, और देखो, फिर उसके बाद, और देखो उन्होंने उसके साथ साथ क्या किया, जो कि डच आबादी इनकी ज्यादा थी, इनकी आबादी कम हो, तो जो फ्रेंच थे उनको ऐसा ना लगे कि यार ये हमारे लोग तो ऊपर थोप रहे हैं, हमारे ऊपर लोग दबा दे रहे हैं आबादी के आधार पे, इसलिए उन्होंने अपने सत्ता का बंटवारा किया। सत्ता का तो बंटवारा तो हुआ विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका, लेकिन सरकार के स्तर में भी इन्होंने सत्ता का बंटवारा किया। अब कैसे सत्ता का बंटवारा किया, इन्होंने इनकी सरकार ने ये कहा कि जो केंद्र सरकार रहेगी, क्या रहेगी, जो केंद्र सरकार रहेगी, उस केंद्र सरकार या आप संघ सरकार ले लो, जो केंद्र सरकार रहेगी उसमें जो मंत्री रहेंगे, इन दोनों की आबादी समान रहेगी, यानी इन दोनों की आबादी आमतौर पर समान रहेगी। इसके भी 50%, इसके भी 50, इसके भी बोला लेते थे एक दो उनकी आबादी के अनुसार। इन्होंने कहा कि इन दोनों की आबादी समान रहेगी, जनसंख्या कुछ भी हो, कह रहे तो 60% लगभग है, ये तो 40% है, हम ज्यादा तो हमारे मंत्री ज्यादा होने चाहिए, नहीं, उन्होंने कहा हम दोनों के मंत्री बराबर रहेंगे। यानी उन्होंने ये कहा कि यदि आपके 50 मंत्री रहेंगे तो हमारे भी 50 रहेंगे। दोनों ने माना, इन्होंने इस वजह से माना कि अरे हम तो विकसित हैं, पढ़े लिखे हैं, घर है, जमीन है, संसाधन है, इन्होंने माना कि हम तो बहुत गरीब है, विकसित नहीं है, ये सारी चीजें इन्होंने भी माना, यहाँ पर स्वीकार किया। दूसरा, उन्होंने अपने सत्ता का पृथक्करण ऐसे किया, जो कि उनका जो क्षेत्र था बेल्जियम का, मान लीजिए जो क्षेत्र था बेल्जियम का, थोड़ा क्षेत्र ऐसा बना दें, मान लीजिए बेल्जियम का क्षेत्र, मान लीजिए सपोज दैट, तो बेल्जियम का एक हिस्सा ऐसा था जहां पर ये लोग ज्यादा रहते थे, एक हिस्सा ऐसा था, ये वाला एक हिस्सा ऐसा था जहां पर ये लोग, जहां पर ये डच लोग रहते थे, एक हिस्सा था जहां पर ये फ्रेंच लोग रहते थे। तो उसके साथ केंद्र सरकार में तो मंत्री की संख्या बराबर रहेगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकार रहेगी, वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेगी, यानी राज्य सरकार अपने राज्य में स्वतंत्र रहेगी, वो कुछ भी करेगी तो केंद्र की सरकार को जवाब नहीं देना पड़ेगी कि आपने अपने राज्य में किया तो क्यों ऐसा किया, हमको जवाब दिए। ये आप भारत में भी देख सकते हो, भारत में जितने भी राज्य सरकार होते हैं वो केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं, वो कुछ भी अपने राज्य में कर सकते हैं, केंद्र सरकार के प्रति वो जवाबदेह नहीं रहते हैं, वो जवाबदेह केवल जनता के प्रति रहते हैं। जैसे आपका ये राज्य उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार कुछ भी करेगी तो केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को या केंद्र के मंत्रियों को जवाब नहीं देगी, वो जनता को जवाब देना पड़ेगा कि आपने अपने राज्य में ये किया तो क्यों किया, वो उत्तर प्रदेश जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा, केंद्र के सरकार को नहीं, क्योंकि हर राज्य सरकार एक तरह से अपने राज्य में स्वतंत्र है अपने काम को करने के लिए, उसको केवल जवाब देना पड़ेगा जनता को। और केंद्र में जो सरकार है वो जवाबदेही है जनता के प्रति, यानी एक तरह से लोकतंत्र में होता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक दूसरे के प्रति जवाबदेही नहीं होती, वो सब जनता के प्रति जवाबदेही, आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। और जनता को जवाब कैसे देंगे, जो संसद है, जो राज्य विधान परिषद है, उसमें आप जाओगे, जो विपक्षी दल है, जो नेता है, वो सवाल जब करते हैं कि आपने रोजगार को लेकर ये नहीं किया, आपने शिक्षा को लेकर ये नहीं किया, आपने स्वास्थ्य को लेकर ये नहीं किया, क्यों नहीं किया, जब वो जवाब मांगेंगे तो उनको लिखित या मौखिक जवाब देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई विपक्षी दल का नेता उठा और राज्य से मुख्यमंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से पूछा कि आपने शिक्षा के लिए ये नहीं किया, जो स्कूल है वो बहुत अच्छे नहीं है, क्यों, तो अगर वो विपक्षी नेता अगर वो पूछ रहा है तो राज्य में या केंद्र में जो जिसकी भी सरकार है उनकी ओर से किसी एक व्यक्ति को उसका जवाब देना पड़ेगा। वो जवाब चाहे आप मौखिक दो चाहे लिखित दो, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। आप 2 दिन लेट दो लेकिन जवाब देना पड़ेगा, कंपलसरी है।
क्यों? क्योंकि वो विपक्षी दल का जो नेता है वो जनता का भी प्रतिनिधि हुआ है, क्योंकि जनता ने भी उसको भी चुना है। तो ये जो सरकारें होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। तो उन्होंने ये कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होगी, आप अपने राज्य में जो भी कीजिएगा अपने राज्य की जनता को कहिएगा, हम आपसे जवाब नहीं मांगेंगे। उनको लगा बात ठीक भी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो ब्रुसेल था, यहाँ पर जो राजधानी थी, इस राजधानी में आबादी 20% डच की थी, डच की आबादी थी, डच की आबादी थी, और 80% आबादी फ्रेंच की थी। तो जो डच वाले लोग थे, इनको ये कहा गया कि भाई आपकी आबादी वहां पर ज्यादा थी तो आपको बराबर सीट दिया गया, आपकी आबादी कम थी आपको भी बराबर सीट दिया गया। फिर इनसे कहा गया कि देखो भाई, आपकी आबादी यहाँ पर ज्यादा है, वहां पर कम थी, कम होने पर आपको बराबर सीट दिया गया। यहाँ पर आपकी आबादी ज्यादा है तो यह नहीं कि आपको ज्यादा मंत्री या ज्यादा सीट दिए जाएंगे, यहाँ पर भी आपके जो मंत्री रहेंगे उनकी संख्या समान रहेगी। तो ब्रुसेल में भी एक तरह की स्थानीय सरकार बनाई गई, जहां पर जो सदस्य थे उनकी जनसंख्या बराबर रखी गई कि 50 जो होंगे, एक अंक संख्या में बता रहा हूँ, 50 100 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी संख्या रहेगी वो बराबर रहेगी कि 50 आपके रहेंगे तो 50 हमारे भी रहेंगे, यदि आपके 20 रहेंगे तो 20 आपके रहेंगे, 20 हमारे रहेंगे। दोनों ने स्वीकारा। इन्होंने क्यों स्वीकारा? क्योंकि यहाँ पर 80% है, ये इस वजह से इन्होंने स्वीकारा क्योंकि ये यहाँ पर 40% थे। आप 40% हो फिर भी आधा ले रहे हो, यहाँ पर 80% है इनको भी आधा दिया गया, यहाँ पे 20% इनको आधा दिया क्योंकि यहाँ पर ये ज्यादा थे। तो इन लोगों ने स्वीकार लिया, कहा ठीक है हम इसको मानते हैं। उसके साथ एक काम और किया, रह गया भाषा का, कि डच भाषा है, फ्रेंच भाषा है। तो यहाँ की जो केंद्र सरकार थी उन्होंने कहा कि ऐसा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने ऐसा कहा कि हम अपने यहाँ जो स्कूल होंगे, जो कॉलेज होंगे, जो सरकारी अखबार होंगे, जो सरकारी रेडियो होंगे, जो भी सरकारी कामकाज होगा वो दोनों भाषा में होगा। यानी वो जो होगा डच में भी होगा, फ्रेंच में भी होगा। बच्चा अगर स्कूल में पढ़ने आएगा हम उसको दोनों भाषा देंगे, आप डच में भी पढ़ सकते हो, फ्रेंच में भी पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा किस भाषा में पढ़ना चाहते हो। उन्होंने कहा था पेपर होगा हम दोनों भाषा में लेंगे, जिस भाषा में आप पेपर देना चाहते हो आप उस भाषा में पेपर आप दे सकते हो, आपको रोकेंगे नहीं। यहाँ तक कि जो सरकारी जो ऑफिस होते थे उनके जो पते भी लिखे जाते थे वो दोनों भाषाओं में लिखे जाते थे। तो वहां की सरकार ने भाषा को लेकर भी कहा, अब दोनों भाषा को बढ़ावा दिया कि हम दोनों भाषा को लेकर हम चलेंगे, हम किसी भाषा को छोड़ेंगे नहीं। इससे भाषा का टकराव नहीं हुआ। जबकि श्रीलंका में क्या हुआ, वहां की सरकार ने कहा एक ही भाषा को बढ़ावा देंगे। एक तरह से इन्होंने ये कहा। तो कुल मिला जुलाकर इस तरह से बेल्जियम ने अपने यहाँ सत्ता का साझेदारी किया। और इसके साथ साथ बेल्जियम सरकार ने ये कहा, उन्होंने एक स्थानीय सरकार, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सामुदायिक सरकार का भी गठन किया। किसका गठन किया? सामुदायिक, सामुदायिक, एक सामुदायिक सरकार का भी गठन किया। अब ये सामुदायिक सरकार क्या होती है? जो सामुदायिक सरकार थी उन्होंने उसका गठन इस वजह से किया, कहा कि जो हमारी सामुदायिक सरकार होगी, ये सरकार क्या करेगी, अपने क्षेत्र में धर्म, संस्कृति, शिक्षा उसका प्रचार करेगी। वो किसी भी क्षेत्र में रहेगी, मान लीजिए वो XYZ, आप ऐसा समझिए, मान लीजिए ये बेल्जियम है, वो इस क्षेत्र में है। अब इस क्षेत्र में मान लो डच भाषा लोग बोलते हैं, तो डच भाषा का प्रचार करेगी, प्रसार करेगी, उसके शिक्षा संस्कृति को बढ़ाएगी। मान लीजिए वो इस क्षेत्र में उनका समुदाय है, हर जगह समुदाय होगा, सामुदायिक सरकार होगी। और यहाँ पर मान लो कोई लोग जर्मन बोलता है तो जर्मनी भाषा का शिक्षा को प्रचार देगी, उनकी संस्कृति को बढ़ावा देगी। इस क्षेत्र में मान लीजिए कोई सामुदायिक सरकार बनी, हर जगह पर सामुदायिक सरकार रहेगी और वो अपने क्षेत्र की सामुदायिक सरकार में रहकर अपने क्या करेगी, संस्कृति, शिक्षा, भाषा आदि का निर्णय लेगी, आदि का निर्णय का अधिकार रहेगा, उसका प्रचार प्रसार करेगी। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जो बेल्जियम है, ऐसा समझ लीजिए कि ये जो बेल्जियम है, ये बेल्जियम है, मान लिए इसको जो है इन्होंने उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको कई भागों में बांट दिया, कई भाग में बांट दिया। कभी ये स्थानीय समुदाय है, ये स्थानीय समुदाय है, और सबको अधिकार दे दिया शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति पर अधिकार लेने को, प्रचार प्रसार करने को। तो सामुदायिक स्तर से भी उन्होंने सत्ता का साझेदारी किया। इससे हर वर्ग को, लोगों को उन्होंने लेकर चला, ठीक है। जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। और जब इन्होंने हर वर्ग को लेकर, जब इन लोगों ने चला, हर वर्गों को इन्होंने लेकर चला, तो बेल्जियम में क्या हुआ, दंगे नहीं हुए, बेल्जियम में किसी की जान नहीं गई, लोग भाईचारे से मिलकर रहे।
और उसके बाद देखो क्या हुआ, समूह अब सवाल उठता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने निष्कर्ष पर हम जो है आते हैं, निष्कर्ष पर हम आते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। क्यों, अब सत्ता की साझेदारी क्यों, देखिए सत्ता की साझेदारी करने से क्या होगा, सत्ता की साझेदारी क्यों, क्योंकि आपने दो कारण देखा, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी किए तो कुछ नहीं हुआ, वहां भी शुरुआत में तनाव बढ़ा, 4 बार संविधान बदला, सब कुछ किया, कुछ ने किसी की जान नहीं गई, कुछ नहीं हुआ। श्रीलंका ने मना कर दिया कि हमारी आबादी ज्यादा है, लोकतंत्र किया, जिनकी आवाज ज्यादा थी सत्ता पर उनका कब्जा होता था और वो दूसरे का अधिकार छीनते थे। वहां पर संघर्ष हुआ, गृह युद्ध हुआ, हजारों की जाने गए। तो सत्ता की साझेदारी करने से पहला क्या होता है, समाज में समूहों के बीच टकराव नहीं, यानी जब आप सत्ता को बांट देंगे, ऐसे विधायिका, कार्यपालिका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इनको ऐसा बांट देंगे, इनको ऊर्ध्वाधर बांट देंगे, फिर उसके बाद विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 36 में बांट देंगे, तो समाज में जितने भी समूह है, धर्म का, भाषा का, जाति का, संस्कृति का, वो आपस में टकराएंगे नहीं। पहला तो ये फायदा होता है। दूसरा, सत्ता की साझेदारी क्यों, क्योंकि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा है, यानी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र है तो सत्ता की साझेदारी चाहिए, दोनों चाहिए। ये भी ऐसा करो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, विधायिका, कार्यपालिका, आप सत्ता को बांटो, क्योंकि लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र करता है लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों से शासन। तो जब सत्ता में जितना बंटवारा करोगे, जितना ज्यादा लोग आएंगे, उतना ज्यादा लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक है, अब देखिए दो शब्द यहाँ पर आया था, एक आया था युक्ति पर, युक्ति परक का मतलब होता है लाभ हानि का अनुमान लगाया, लाभ हानि। युक्ति परक एक शब्द आया था, युक्ति परक का मतलब होता है किसी भी फैसले को लेने से पहले आप लाभ हानि का अनुमान करके आप कोई फैसला लेते हो। क्योंकि बेल्जियम में युक्ति परक का उपयोग किया। युक्ति परक क्या कि अगर हम ये करेंगे तो क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, और उससे वो हिंसा से, एक गृह युद्ध से वो बच सका, जबकि श्रीलंका नहीं बच पाया। ठीक है, ठीक है, तीसरा होती है। और चौथा जान ले, और ये होता है युक्ति परक एक शब्द था। तीसरा फायदा जान लीजिए, लोक सत्ता की साझेदारी से क्या फायदा होता है, इससे होगा नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। इससे क्या होगा, नियंत्रण होगा, नियंत्रण और संतुलन, इससे नियंत्रण होगा, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे पर नियंत्रण रहेगा, हर व्यक्ति दूसरे को संतुलित करता रहेगा। फिर कहूंगा ये स्वतंत्र होता है अपने अपने काम में, लेकिन काम बढ़ जाता है ना कि आप इस पे काम करोगे, आप उस पे काम करोगे, आप उस पे काम करोगे, तो सबका नियंत्रण हो जाता है, संतुलन भी हो जाता है। तीसरा फायदा ये होता है। चौथा फायदा होता है सत्ता की साझेदारी से, वो होता है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल का क्या फायदा है, राजनीतिक दल जो होता है वो सरकार को तानाशाही या निरंकुश बनने से रोकती है। यदि कोई व्यक्ति सत्ता में बैठ जाता है, यदि वो गलत काम करता है, तो विपक्षी दल जो होते हैं उसके गलत कामों को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए हैं, इन्होंने कोई कानून बनाया, अब उस कानून में कोई कमी है, तो ये जो है राजनीतिक दल उस कमियों को संसद में या अपने राज्य के विधान परिषद में दिखाएंगे कि आपने इस कानून को बनाया, इससे 10 लाख लोगों का तो फायदा तो होगा, लेकिन इससे 5,000 लोगों का नुकसान भी होगा। उनके नुकसान क्या है, फायदा तो करो तो ठीक है, लेकिन नुकसान 5,000 क्यों, तो सामने दिखाता है। इससे सरकार निरंकुश या तानाशाह नहीं हो पाती है। अब आप फिर वही कहोगे दोनों मिल जाएंगे तब, तो हमारे देश में विधि का शासन है, विधि सर्वोच्च है, विधि समान है। ठीक है, डाइसी ने कहा था, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है,
तो इसी के साथ साथ आपका जो चैप्टर होता है ये समाप्त होता है। ये जो बेल्जियम का जो चैप्टर है, प्रश्न उत्तर जो है एक तीसरा पार्ट आपका आएगा जिसमें प्रश्न उत्तर आपको कराए जाएंगे। तो आप इसका एक स्क्रीन शॉट पहले ले लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा जो चीजें मैंने समझाया वो चीजें आपको समझ में आया होगा। यदि चीजें समझ में आया तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और यदि कुछ चीजें ना समझ में आया हो और आगे और तरह के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।